हाय, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इन केस ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वन ऑफ द थियरी इज VBT, वैलेंस बॉन्ड थियरी, राइट? If you remember, in the chemical bonding you have studied the concept of overlapping and then the concept of hybridization. ठीक है? Orbitals having one electron each overlap to form a bond that is called covalent bond, and orbitals having one empty orbital and one lone pair overlap to form a bond that's called coordinate covalent bond. And then methane is tetrahedral, ammonia is trigonal, pyramidal. ये सब पॉइंट जो हमने एक्सप्लेन किए थे, किससे एक्सप्लेन किए थे? बाय यूजिंग द VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. नाउ द सेम आइडिया ऑफ VBT वी आर अप्लाइंग इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. आइडिया बहुत सिंपल है. यहाँ पे हम ये कहते हैं कि मेटल एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर है. तो दोनों एक दूसरे से अटैच कैसे होते हैं? सिंपल आइडिया है, मेटल अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफर करता है, एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफर करता है, और लिगेंड के पास होता है ऑर्बिटल हैविंग लोन पेयर. एक ऑर्बिटल है लिगेंड का जिसके पास है लोन पेयर, यानी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन. दूसरा मेटल का ऑर्बिटल है जो कंप्लीटली वैकेंट है. तो उसमें दोनों में ओवरलैपिंग हो जाती है, राइट? अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. दिस इज सिंपल VBT. ठीक है? Don't worry here, you are not supposed to write a note on VBT. VBT की कुछ एप्लीकेशंस होंगी और उनको हम ज्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे. VBT का आइडिया तो मैंने आपको बता दिया कैसे यूज करना है. इसकी थियरी देख लेते हैं, लेकिन इसकी फिर एक्चुअल क्वेश्चंस को थोड़ा 10 मिनट के बाद प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है? The thing is, according to VBT, the complex compounds are formed by overlapping of the empty orbitals of the metal ion and fulfilled orbitals of the ligand. मतलब ligand का ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, मेटल के ऑर्बिटल में जीरो इलेक्ट्रॉन, दोनों का ओवरलैप हो गया. According to VBT, required number of orbitals from metal atom or ion undergo hybridization to produce equal number of orbitals having similar shape, size and energy. ध्यान से समझो, वही कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का. सपोज मेटल को 4 लिगेंड के साथ कंबाइन होना है, तो मेटल अपने चार जो ऑर्बिटल यूज करेगा वो प्योर ऑर्बिटल यूज नहीं करेगा. मेटल चार हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करेगा. वो एक ऑर्बिटल एस और तीन ऑर्बिटल पी मिला के sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी कर सकता है. एक ऑर्बिटल एस और तीन पी. तो एस प्योर स्टेट में और पी प्योर स्टेट में बॉन्डिंग नहीं करेगा. VBT ये कहती है कि जितने ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड है उतने ऑर्बिटल्स बनेंगे थ्रू हाइब्रिडाइजेशन बाय मिक्सिंग द एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ठीक है? और दूसरा ऑप्शन यह है कि अगर चार ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड है तो one orbital of d 3d, one orbital of 4s and two orbital of p. dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू भी बॉन्डिंग हो सकती है. ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. शॉर्ट में बात इतनी सी है कि अगर आपको 6 लिगेंड्स को अटैच करना है तो आपको 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड होंगे. अगर आपको 4 लिगेंड्स को अटैच करना है तो आपको 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड होंगे. द आइडिया इज एज सिंपल एज दिस. ओके? Then they are arranged in a such a way that there is a minimum repulsion present between them. Suppose sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए, तो बॉन्डिंग करने से पहले वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को अरेंज करेंगे एट द एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट. उसके बाद आके लिगेंड अटैच होगा. अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में चार जो ऑर्बिटल्स हैं वो अपने आप को 90 डिग्री के एंगल पे अरेंज करेंगे. ये dsp2 ऑर्बिटल 1, dsp2 ऑर्बिटल 2, dsp2 ऑर्बिटल 3, dsp2 ऑर्बिटल 4. उसके बाद आके यहां पे लिगेंड अटैच करेंगे. अगर d2sp3 या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, मतलब 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड है. ठीक है? ये हाइब्रिडाइजेशंस क्या होते हैं अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल में डिस्कस कर लेंगे. इन शॉर्ट 6 लिगेंड रिक्वायर्ड है तो 6 ऑर्बिटल बनेंगे.
6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। हाउ वुड दिस 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बी अरेंज्ड? ये 6 ऑर्बिटल्स अरेंज कैसे होंगे? ठीक है, दे विल बी अरेंज्ड 4 विद इन द प्लेन, 1 अबव 1 बिलो। फिर उन पे आके लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं। ये आइडिया है, समझ में आ रहा है? ये वीबीटी के प्रपोजल्स हैं। लिगेंड अपना ऑर्बिटल ऑफर करता है जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल अपना एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफर करता है, लेकिन मेटल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। बाय मिक्सिंग द atomic orbitals of different shape, different size, and slightly different energy, required number of orbitals of similar shape, size, and energy are formed. 4 और लिगेंड को अटैच करना है तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। तो अलग अलग शेप, साइज और एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को मिक्स किया जाएगा, एक खिचड़ी बनाई जाएगी और फिर वो खिचड़ी लिगेंड को ऑफर की जाएगी। ठीक है, एक ऑर्बिटल एस का ले लिया, वो स्फेरिकल होता है, उसकी एनर्जी थोड़ी कम होती है। 3 ऑर्बिटल पी के ले लिए, उनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, उनकी शेप डबल होती है। सबको मिला दिया और 4 ऑर्बिटल बना दिए। 4 ऑर्बिटल की शेप, साइज एंड एनर्जी सेम है। फिर वो 4 ऑर्बिटल्स अपने आप को अरेंज करेंगे टू द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस, जैसे sp3 के केस में टेट्राहेड्रल। फिर लिगेंड आके उसमें अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ये है वीबीटी। ठीक है, और इसीलिए हर कॉम्प्लेक्स की एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है डिपेंडिंग अपॉन हाइब्रिडाइजेशन। अभी आप याद रखो, हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल्स अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए याद रखो, काम आएगा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, d2sp3 एंड sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ये इस चैप्टर में हम ये 3 ही हाइब्रिडाइजेशन से डील करने वाले हैं, तो आपको बहुत ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, दैट्स द मैटर ऑफ डिस्कशन एंड स्लोली यू विल कम टू नो। अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल है। और अगर sp3d2 या d2sp3 कुछ भी है तो ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। ये याद रखना, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में अलग अलग जगह पे काम आएगा। और ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन कब होते हैं, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और ये हाइब्रिडाइजेशन कब होता है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में 2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, लेकिन ज्योमेट्री सेम ही बनती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में 2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं और ज्योमेट्री अलग अलग बनती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। अभी इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ठीक है, वीबीटी को हम एक्चुअली अप्लाई करते हैं। एक बात समझ लो ध्यान से आप, डू नॉट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम वीबीटी। ऑल प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन वाली बात नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपको कॉम्प्लेक्स के बारे में कोई बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन आपको वीबीटी दे देगा। वीबीटी को अप्लाई करने के लिए हमें नॉर्मली मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। हमें उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट पता होना चाहिए, तो हम प्रॉपरली वीबीटी को अप्लाई कर पाते हैं। अदरवाइज वीबीटी कई बार फेल कर देती है। वीबीटी फिर डिसाइड नहीं कर पाती कि sp3d2 करे या d2sp3 करे, मतलब अंदर वाले d यूज करें या बाहर वाले d यूज करें, sp3 करें या dsp2 करें। ये वीबीटी डिसाइड नहीं कर पाती है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। बिना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन के कोई भी कॉम्प्लेक्स को हम प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूँ, देखो आप एक एग्जांपल से समझो। चलो एक एक एग्जांपल लेते हैं। ये जो हम क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, कुछ नया करके देखते हैं एक बार। देखो सीओ या फिर हमने ले लिया लेट्स से निकल +2 आयन, और इसमें 4 लिगेंड अटैच होते हैं।
लेट्स से न्यूट्रल लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है, जो भी है, चलो अभी मैं मान लेता हूँ न्यूट्रल लिगेंड। तो क्या हो जाएगा, NiL4, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब VBT क्या कहती है उस बात को समझो आप। निकल 28 नंबर का एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 3D8 4s। तो निकल +2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, निकल +2 का कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3D8 4s0 4p। तो इसको कर देते हैं, L+2 के कॉन्फ़िगरेशन को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये D के 4 ऑर्बिटल हैं, ये D के 4 ऑर्बिटल, सॉरी 5 ऑर्बिटल है, 1 3 4 एंड 5, 5 ऑर्बिटल है D के। और ये 4s का एक ऑर्बिटल है जो निकल +2 के केस में कंप्लीटली एम्प्टी होगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। और उसके बाद आपके पास 4p के ऑर्बिटल्स हैं 3, इनमें भी कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है इन केस ऑफ L+2। इतना तो आपको 11th स्टैंडर्ड से ऑटोमेटिकली, इतना तो आप सीख के आते हो, नया कुछ नहीं है कॉम्प्लेक्स के बारे में, ठीक है। ये तो ऑटोमेटिकली दिमाग में आपके आ जाना चाहिए जब बात करते हैं आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, निकल +2, ठीक है। T8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हो गया आपके पास 4D8 एंड 4s0 4p। अब हम ये मानते हैं कि 4 लिगेंड आएंगे तो वो कहाँ अटैच होंगे, पॉसिबिलिटी 1। पॉसिबिलिटी 1 ये कहती है कि 4 ऑर्बिटल रिक्वायर्ड है। अब देखो यहाँ तो आपके पास ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, यहाँ तो आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल एक भी नहीं है 3D में, तो ये 3D, करेक्ट, दिस इज नॉट 4D, दिस इज 3D, 3D 4s 4p। अभी 3D में तो आपके पास स्पेस नहीं है और आपको 4 लिगेंड अटैच करने हैं और हर लिगेंड एक लोन पे डोनेट करेगा, तो आपको उसके लिए एम्प्टी ऑर्बिटल रिक्वायर्ड होगा। तो एम्प्टी ऑर्बिटल कहाँ से आएंगे, एक ऑर्बिटल s का ले लो, 3 p के ले लो, ये 4 ऑर्बिटल मिल जाएंगे तो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। तो ये बन गए sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ओके, ये बन गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3, 4 एम्प्टी ऑर्बिटल, लेकिन पहले इनकी शेप साइज एनर्जी अलग थी, अब शेप साइज एनर्जी सेम है। फिर क्या हुआ, एक लिगेंड ने डोनेट किया एक लोन पेयर, दूसरे लिगेंड ने डोनेट किया दूसरा लोन पेयर, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। एक्चुअली मुझे शो तो ऐसे करना चाहिए इलेक्ट्रॉन को, ये एक लिगेंड दूसरा लिगेंड, बट आई एम शोइंग बाय द क्रॉस सो दैट आपको पता चले कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये निकल के इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो क्रॉस है ये लिगेंड के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसलिए मैंने ये डॉट एंड क्रॉस से शो किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो रहा है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। अच्छा, अब कुछ नया ट्राई करते हैं, एक पॉसिबिलिटी और बनाते हैं, ध्यान से सुनना, ये ऐसा शायद आप पहली बार पढ़, ठीक है। इन द एंटायर कोर्स हमने हमेशा हर्ट्ज रूल को फॉलो किया है। हर्ट्ज रूल ये कहता है कि पहले सभी ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 1 2
3 4 5 6 7 8 पहले सबको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जब सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट होगी, ऐसा हर्ट्ज का रूल कहता है। ठीक है, पर क्या होता है, हमको साइंस में हम हमेशा पढ़ते हैं एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। देखो हमने एक रूल बनाया कि भाई सब ऐसे इतने इतने डिस्टेंस पे आके बैठेंगे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठेंगे, और ऐसा कुछ हमने क्लास में अरेंजमेंट बना दिया, या सबको रोल नंबर दे दिया कि तुम यहाँ बैठोगे तुम यहाँ बैठोगे। ठीक है, लेकिन होता है ना क्लास में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग दबंग लोग, आप थोड़े से कमजोर पड़ गए, वो आ गया थोड़ा स्ट्रॉन्ग आ गया आगे, उसने कहा हट कोई रोल नंबर वगैरह नहीं, मैं तो यहीं बैठूंगा। आप नहीं उठाया, उसने उठा के आपको अंदर पुश कर दिया, वो आके बैठ गया। ऐसा भी तो हो सकता है ना, रूल ब्रेक कर दिया, पर रूल ब्रेक हो सकता है। तो यहां पे भी ऐसा ही कंडीशन है, जब लिगेंड आया तो ध्यान से सुनना, उस लिगेंड ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, मुझे तो मेटल के न्यूक्लियस के पास जाना है, मुझे तो आगे वाली रो में बैठना है। ठीक है, तो मुझे तो तुम ये जो तुमने एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है ना ये वाला, भैया इसको खाली करो। तो कैसे खाली करे, बोले अपना ये एक इलेक्ट्रॉन जो तुमने फालतू यहाँ पे रखा हुआ है इसको उठाओ और अंदर पेयर कर दो। तो सपोज ऐसा भी तो लिगेंड कर सकता है, हम एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, बाद में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। तो लिगेंड ऐसा भी तो कर सकता है ना कि निकल के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको हंट्स रूल के अगेंस्ट पेयर कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब लिगेंड को 4 ऑर्बिटल रिक्वायर्ड है, तो वो क्या करेगा, एक ऑर्बिटल यूज करेगा 3D का जो यहां से खाली हुआ, एक यूज करेगा 4s का और एक यूज करेगा 4p का। ठीक है, इसका मतलब एक ऑर्बिटल यूज किया 3D से, एक यूज किया 4s से, और 2 ऑर्बिटल यूज किए 4p से। अब p में 4 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल है, तो उसने यहां यूज कर लिए, तो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बच जाएगा, तो ये हो गया अनहाइब्रिड 4p ऑर्बिटल, 4p0। और ये क्या है, ये 3d8 है। ठीक है, डी का एक, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक कहां गया, एक हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, और ये बन गया dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, और फिर यहां पे आके लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो ये दो पॉसिबिलिटी है निकल की, जब वो 4 लिगेंड से अटैच होता है निकल +2 आयन, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। दोनों में से किस कंडीशन में वीबीटी फॉलो हुआ, माय क्वेश्चन इज इन आउट ऑफ दीज टू कंडीशंस वीबीटी कहां पे फॉलो हो रहा है। दोनों में फॉलो हो रहा है, आंसर इज वीबीटी दोनों में फॉलो हो रहा है, क्योंकि वीबीटी ये कहता है कि भाई जितने रिक्वायर्ड ऑर्बिटल्स हैं वो मेटल एटम प्रोवाइड करेगा, फिर वो ऑर्बिटल्स मिक्स होके सेम शेप साइज एंड एनर्जी वाले ऑर्बिटल बनाएंगे, और वो जो सेम शेप साइज एंड एनर्जी वाले ऑर्बिटल बनेंगे, वो सेम शेप साइज एंड एनर्जी वाले ऑर्बिटल को कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, और हाइब्रिड ऑर्बिटल लिगेंड के लोन पेयर वाले ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेंगे। तो sp3 वाले केस में भी यही हुआ, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिक्स होके 4 ऑर्बिटल बन गए, और उन 4 ऑर्बिटल ने ओवरलैप कर लिया विद द ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड हैविंग लोन पेयर के साथ। ठीक है, दूसरी कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि हंट्स रूल के अगेंस्ट निकल के इलेक्ट्रॉन के अंदर पेयरिंग हो जाए। ठीक है, निकल के इलेक्ट्रॉन के अंदर पेयरिंग हो गई तो एक डी ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो पहले बताया था, एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे ये 2 4 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 अनपेयर्ड है, बाकी सब पेयर्ड है। तो जब लिगेंड ने कहा तो भाई आप अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो, आप एक काम करो अपने इलेक्ट्रॉन को अंदर लेके जाओ और ये ऑर्बिटल खाली करके मुझे दे दो। ठीक है, लिगेंड स्ट्रांग था। ठीक है, मतलब लिगेंड ने फोर्स किया कि ऐसा करो आप, क्योंकि मुझे अंदर वाला ऑर्बिटल चाहिए, मुझे मेटल के न्यूक्लियस के पास जाना है, मैं तो न्यूक्लियस के लिए ही तो आया हूं आपको वो लोन पेयर देने के लिए, और क्यों आया। ठीक है, तो उसने उठा के इस इलेक्ट्रॉन को अंदर पेयर कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन को अंदर पेयर कर दिया, तो ये 4 पेयर बन गए, 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 पेयर बन गए,
और ये जो एक ऑर्बिटल खाली हुआ, 3d का एक ऑर्बिटल, 4s का एक ऑर्बिटल और 4p के 2 ऑर्बिटल, इन चारों ने मिलकर बना लिया dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, और p का एक ऑर्बिटल रह गया अनहाइब्रिडाइज। इस केस में ज्योमेट्री बन जाएगी स्क्वायर प्लेनर और बॉन्ड एंगल हो गया 90 डिग्री। तो दोनों ही कंडीशन वीबीटी के अकॉर्डिंग सही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली हुआ है, या हमें कैसे पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है? लिगेंड तो दोनों केस में 4 ही है, मेटल आयन तो दोनों केस में निकल +2 ही है। तो क्या करें? इसका आंसर हमें मिलता है ट्रू मैग्नेटिक मोमेंट। एक बहुत छोटी सी लाइन समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा एग्जांपल लिया है, जो कि एक्चुअली रिक्वायर्ड था, क्योंकि क्वेश्चन वीबीटी में इसी तरह से बनेंगे। अब मैं आपसे ये कह देता हूं कि अब ध्यान से सुनना, मैं आपको एक कंडीशन दे देता हूं, पहले नहीं दी थी, जब स्टार्टिंग में बनाया था। आप कंफ्यूज हो गए, सर स्क्वायर प्लेनर होगा, टेट्राहेड्रल होगा, क्या करेंगे? तो मैंने कहा चलो एक काम करो, मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूं। राइट, मैंने आपको हिंट दे दिया, NiL4+2 is a diamagnetic complex। ये हिंट मैंने आपको दे दिया, मैंने एक्सपेरिमेंटली चेक करके आपको बता दिया कि एक डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। अगर डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता हूं तो मेरे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये होगा पैरामैग्नेटिक। लेकिन एक्सपेरिमेंटली आ रहा है कि ये तो डायमैग्नेटिक है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स हैज dsp2 hybridization, square planar geometry, bond angle 90 degree। If complex found paramagnetic, if complex found paramagnetic, then hybridization would be, क्योंकि अगर मैं dsp2 करूंगा तो मुझे ये 2 इलेक्ट्रॉन को अंदर पेयर करना पड़ेगा। अगर ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर दिया तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, और अगर इनको पेयर नहीं किया तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो इफ कॉम्प्लेक्स फाउंड पैरामैग्नेटिक, देन हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3, ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। तो आप समझ रहे हो बात को, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं। क्या वीबीटी ने आपको क्लियरली बताया क्या कि sp3 होगा कि dsp2 होगा? नहीं बताया। उसके लिए आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की हेल्प लेनी पड़ेगी। वीबीटी आपको क्या बता रहा है? वीबीटी नया कुछ नहीं बता रहा, जो आपने 11th केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था वही बता रहा है। वीबीटी यही कह रहा है आपसे कि भाई एक एम्प्टी ऑर्बिटल है जो मेटल प्रोवाइड कर रहा है, और एक फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है जो लिगेंड प्रोवाइड कर रहा है, दोनों के ओवरलैपिंग से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। थोड़ा सा एडिशनली ये ऐड कर दिया कि भाई जो मेटल अपने ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, दैट्स इट। और उस हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ज्योमेट्री डिसाइड होगी। वीबीटी ने इतना बताया, लेकिन फिर भी वीबीटी ने कुछ पॉइंट्स तो अनआंसर छोड़ दिए ना, तो उसका आंसर कहां से मिलता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, हमें क्या करना, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें फर्क ये पड़ता है कि जब भी क्वेश्चन आएगा, ये जो नोट मैंने लिखा नीचे, द कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक, तो ये आपको बताएगा कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, और है तो कितने हैं। और उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आपको हर्ट्ज रूल के अगेंस्ट जाना है या हर्ट्ज रूल के अगेंस्ट नहीं जाना है। ठीक है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आप सब लोगों को ऑलरेडी क्लियर होगा, क्योंकि काफी बार हो चुका है। सॉलिड स्टेट में हुआ चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हुआ, उसके बाद में डीएनएफ ब्लॉक में हुआ। तो मल्टीपल टाइम्स वी हैव स्टडीड अबाउट द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन। और यहाँ पे n का मतलब होता है
number of unpaired electron. ठीक है, और शॉर्टकट ट्रिक भी हमने लर्न कर रखा है। एन का वैल्यू 1 2 3 4 5, इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो तो जो आंसर आएगा वो डेसिमल के पहले सेम वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है डेसिमल के पहले वही नंबर आएगा, डेसिमल के बाद का नंबर याद रख लो 0.78899। समझ में आ गया? 4 मैग्नेट्रॉन। तो अगर मैं आपसे किसी कॉम्प्लेक्स में कहूंगा कि इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट अप्रोक्सीमेटली 5.9 है, तो आप इमीडिएटली समझ जाना कि उस कॉम्प्लेक्स के पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपसे कहता हूं मैग्नेटिक मोमेंट अप्रोक्सीमेटली 2.8 है या 2.9 है, अप्रोक्सीमेट इधर उधर थोड़ा बहुत, तो समझ जाना डेसिमल के पहले कितना लिखा हुआ है 2, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? आगे समझ में बात? अब ये बैकग्राउंड पूरा तैयार हो गया, अब इसको एक्चुअली क्वेश्चन की फॉर्म में प्रैक्टिस करके देखते हैं। एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ हेक्साफ्लोराइडो कोबाल्ट 3 आयन, its spin only magnetic moment is 4.9. हेक्साफ्लोराइडो कोबाल्ट 3 आयन, कोबाल्ट +3 है और उसके साथ 6 फ्लोराइड अटैच है। कोबाल्ट का +3 और फ्लोरीन का -6, तो ओवरऑल हो गया -3। तो ये बन गया हेक्साफ्लोराइडो कोबाल्ट 3 आयन। इसका ज्योमेट्री क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, वो सब कुछ हमें प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 27 नंबर है। आर्गन 3d7 4s2 4p0 4d0। ठीक है, अब कोबाल्ट +3 का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं क्योंकि एक्चुअली हमें तो काम तो वही आने वाला है। अब जब आप कोबाल्ट +3 यूज करोगे, ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे आपके पास डी में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स है और 7 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद आपके पास एक 4s ऑर्बिटल है, एक 4s ऑर्बिटल है आपके पास। ठीक है, और ये आपके पास है 3d 4s 4p एंड 4d। और 4d0 है, 4p0 है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है कोबाल्ट में। और कोबाल्ट +3 जब बनाएंगे तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे और 3d से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, तो d में बचेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। d में बचेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5 6। ओके, और 4s 0 होगा, 4p 0 होगा, 4d 0। ये कंडीशन बनी। अब आप सोचो, आपको चाहिए कोबाल्ट हेक्साफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइडो, हेक्साफ्लोराइडो कोबाल्ट 3 आयन, मतलब 6 फ्लोराइड अटैच करने पड़ेंगे। ठीक है, पहले मैग्नेटिक मोमेंट देख लो ताकि पता चल जाए कि आपको इन इलेक्ट्रॉन के अंदर पेयरिंग करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, तो मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिख दूंगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, magnetic moment of the complex is 4.9 Bohr magneton. That means complex has 4 unpaired electrons, 4 unpaired electrons in orbitals of
सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट +3 के ऑर्बिटल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, राइट। इसका मतलब ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये 4 इलेक्ट्रॉन अंदर पेयर नहीं होंगे। 3D का कोई भी ऑर्बिटल हमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए अवेलेबल नहीं होने वाला है, क्योंकि 3D का अगर और कोई ऑर्बिटल चाहिए तो इस इलेक्ट्रॉन को उठा के अंदर पेयर करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के अंदर पेयर करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को अंदर पेयर कर दोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे तो कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने तो पहले ही आपसे कह दिया कि कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 है, मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जो 4 अनपेयर्ड है वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स को चाहिए 6 ऑर्बिटल। ठीक है, टू अटैच विथ 6 ligands, 6 fluoride ions, 6 hybrid orbitals are required. 6 hybrid orbitals are required. So cobalt +3 undergo sp3d2 hybridization. अभी क्या करेगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा। ठीक है, sp3d2 में कैसा होगा, एक ऑर्बिटल s का ले लिया, 3 ऑर्बिटल p के ले लिए और 2 ऑर्बिटल d के ले लिए, तो टोटल 6 ऑर्बिटल बन गए हमारे। ये 6 ऑर्बिटल बन गए। इसमें से एक ऑर्बिटल s का है, 3 p के हैं और 2 d से है। अब 4d में 4 ऑर्बिटल थे, 2 हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो गए, एक s हो गया, 3 p हो गए, 2 d हो गए। तो d में जो टोटल ऑर्बिटल थे हमारे पास 5 4d में, उसमें से 3 रह जाएंगे अनहाइब्रिड। ये 3 ऑर्बिटल हमारे पास रह जाएंगे अनहाइब्रिड। 3d सॉरी 4d अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ओके, और उसके बाद ये जो 4d के ऑर्बिटल sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें लिगेंड अपने लोन पेयर्स डोनेट करेगा। ठीक है, तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को मैं शो कर देता हूं विद अ ग्रीन कलर। ठीक है, मैंने कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन्स को शो किया है रेड कलर से, और जो लिगेंड आ रहा है फ्लोराइड आयन, उसके मैं इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा हूं विद द ग्रीन कलर। ठीक है, तो ये एक फ्लोराइड, फिर ये दूसरा फ्लोराइड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 6 फ्लोराइड अटैच हो। ठीक है, 6 फ्लोराइड अटैच हो गए, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। 6 ऑर्बिटल है ना, तो 4 विल बी अरेंज विद इन द प्लेन, 4 will be arranged within the plane, one above, one below. Okay, तो सेंटर में आ गया कोबाल्ट +3 और बाहर आ गए फ्लोराइड आयंस 1 2 3 4 5 and 6. So with sp3d2 hybridization, geometry becomes octahedral, bond angle becomes 90 degree, विद इन द प्लेन वाले 4 हैं उनका भी एंगल 90 होगा, और जो परपेंडिकुलर टॉप और बॉटम पे है उनका एंगल भी 90 होगा। ठीक है, फर्दर मोर
मैग्नेटिक मोमेंट 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4.9 हमने सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, अगर ये मुझे 4.9 गिवन नहीं होता या मुझे ये नहीं दिया होता कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, then I could not have reached this final answer. Then there would have been confusion. There would have been confusion like जो डी के 4 इलेक्ट्रॉन है इनको अंदर पेयर कर दो, 4 इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर बना दो और बाहर वाले 2 डी यूज करने की जगह अंदर वाले 2 डी यूज कर लो। ठीक है, आगे वाले एग्जांपल में इस कंडीशन को भी डिस्कस करूंगा मैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझो और आप क्वेश्चन की सीक्वेंस को समझो। पहले आपको मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, फिर उस मेटल के आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, फिर देखना है कि मेटल आयन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसे कोबाल्ट +3 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और मैग्नेटिक मूवमेंट भी 4.9 आ रहा है। इसका मतलब ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंटैक्ट रहने वाले हैं, क्योंकि लिगेंड तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, वो तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन इंटैक्ट रहने वाले हैं तो फिर इन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को इंटैक्ट रख के आप 6 ऑर्बिटल कहां से लाओगे? 3D का तो कोई ऑर्बिटल आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि उनके पास तो या तो 2 इलेक्ट्रॉन है या 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 3D में तो कोई भी लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर लोन पेयर एक्सेप्ट करना है तो एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। तो 6 ऑर्बिटल कहां से आएंगे? एक ऑर्बिटल 4s का लेना पड़ेगा, 3 4p के लेने पड़ेंगे और बाकी के 2 4d से, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल इसके बारे में डिस्कस करते हैं। Explain geometry hybridization, structure, geometry and hybridization of hexaamine cobalt 3 ion. कोबाल्ट +3 6 अमोनिया के साथ अटैच हुआ। हेक्सामाइन कोबाल्ट +3 आयन और एक्सपेरिमेंटली ये एक डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। ये उन्होंने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी। व्हाट विल बी माय फर्स्ट स्टेप टू बी फॉलोड? पहला स्टेप ये होगा कि मैं मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं। कोबाल्ट कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d7 4s2 27 नंबर का एलिमेंट है। उसके बाद यहां पे कौन सा प्रेजेंट है? कोबाल्ट +3 आयन प्रेजेंट है, तो मैं लिखूंगा कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 3d6, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 4s से डोनेट हुए और 1 इलेक्ट्रॉन 3d से डोनेट हुआ, तो आर्गन 3d6 हो गया। ठीक है, आर्गन 3d6 हो गया। 4s0 4p0 एंड ऑब्वियसली 4d भी 0 होगा। ठीक है, तो 4d भी बना देते हैं। ये 4d के 5 ऑर्बिटल। ठीक है, तो कोबाल्ट +3 का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, तो मेरे पास क्लियरली डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 अनपेड है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेड है। 4s0 है, 4p0 है, तो 3d6 4s0 4p0 एंड 4d0। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब कंडीशन क्या बनती है? कंडीशन कुछ ऐसी है कि आपके पास डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। कोबाल्ट +3 हैज 4 unpaired electrons, but
the complex has no unpaired electron. अभी तो डायमैग्नेटिक होगा. That means कोबाल्ट जब कोबाल्ट +3 जब अमोनिया के साथ कंबाइन होगा, तो देयर विल बी द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कोबाल्ट इन 3d ऑर्बिटल्स अगेंस्ट हर्ट्ज प्रिंसिपल. क्योंकि तभी तो आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बनेंगे. अब आप सोचो मैं इलेक्ट्रॉन्स को उठा के अंदर पेयर अप कर देता हूं, इसको इसके साथ पेयर कर दिया और इसको इसके साथ पेयर कर दिया. दिस हैज बीन पेयर्ड विद दिस वन एंड दिस हैज बीन पेयर्ड विद दिस वन. तो ये खाली हो जाएंगे ना दोनों, और अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा. तो आप कैसे पहुंचोगे डायमैग्नेटिक तक? आपको पता है एक्सपेरिमेंटली डायमैग्नेटिक है, इसका मतलब जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, वो पेयर हुए होंगे. ठीक है. जब पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कोबाल्ट +3 में, लेकिन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कहां गए वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? दे मस्ट हैव बीन पेयर्ड बाय against the Hund's principle, not by the Hund's principle, against the Hund's principle. राइट? ऐसा क्यों हुआ? फ्लोराइड के केस में तो ऐसा नहीं हुआ था. फ्लोराइड के केस में तो ऐसा नहीं हुआ था. अमोनिया के केस में ऐसा क्यों हुआ? हमें एग्जाम में क्या करना है, कब पेयर करना है, कब पेयर नहीं करना है. बी वेरी क्लियर अबाउट इट. वीबीटी के पास इसका कोई आंसर नहीं है. वीबीटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करने के अकॉर्डिंग मैनिपुलेशन कर लेता है. आप जब घर पे प्रैक्टिस करने बैठते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, ठीक है, आप क्वेश्चन रीड करते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है. यू गेट कंफ्यूज बिटवीन 2-3 आंसर्स आउट ऑफ 4 ऑप्शन. नॉर्मली 2 में बहुत कंफ्यूजन रहता है आपको, एंड यू आर नॉट बीइंग एबल टू अप्लाई द एक्चुअल लॉजिक कि क्या आंसर आ रहा है. फिर आप पीछे थोड़ा सा उसकी आंसर की में उसका आंसर देखते हो, एंड देन ऑटोमेटिकली योर ब्रेन डेवलप्स द लॉजिक. वाह, ये आंसर इसलिए आया क्योंकि अच्छा ऐसा था, हाँ ये तो अभी सारा कंफ्यूजन दूर हो गया. वीबीटी भी ऐसी चीटिंग करता है. वीबीटी को पूछो कि बताओ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करनी है नहीं करनी है, कब करनी है कब नहीं करनी है, कब हंट्स रूल फॉलो करना है, कब हंट्स रूल के अगेंस्ट जाना है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करना है, तो वो कंफ्यूज रहता है. ऐसा भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, करोगे तो ये होगा, नहीं करोगे तो ये होगा. जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में बताया था ना, जैसे यहाँ पे नहीं पेयरिंग करोगे तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, पेयरिंग कर दोगे तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा. ये वीबीटी की एक सेट आंसर फॉर्मेट होता है कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. फिर वीबीटी क्या करता है, अपना एक्सपेरिमेंटली चोरी से आंसर की देख लेता है, और आंसर की देख के बताता है अरे ये तो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो फिर वो अपना लॉजिक डेवलप कर देता है. ठीक है. तो अभी आप यही समझो, मैं आप बाद में आपको एक ट्रिक बताऊंगा, क्रिस्टल फील्ड थियरी के साथ में आपको एक ट्रिक बताऊंगा, कब आपको पेयरिंग करनी है, कब आपको पेयरिंग नहीं करनी है, उससे आपको आंसर लिखने में आसानी हो जाएगी. लेकिन वीबीटी अपने तो वो ट्रिक नहीं बताएंगे हम, वो हमारी ट्रिक है, हम अपने पास रखेंगे. वीबीटी को तो जब भी आंसर करना होगा उसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की हेल्प लेनी पड़ेगी. ठीक है. वीबीटी को नहीं पता कि कौन सा लिगेंड इलेक्ट्रॉन को अंदर पुश करता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन अंदर पुश नहीं करता है. तो जस्ट बी क्लियर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग दैट वीबीटी कैन नॉट आंसर यू whether the pairing of electron will take place or not. By using the with the help of magnetic property, it tells you that yes, now do the pairing, now don't do the pairing. तो यहाँ पे क्या हुआ, कोबाल्ट +3 has 4 unpaired electron but the complex has no unpaired electron, diamagnetic. that means that means there is that means there is pairing of 3d electrons in cobalt +3 ion against Hund's principle.
अगेंस्ट हंट्स प्रिंसिपल दिस पेयरिंग मस्ट हैव टेकन प्लेस। ओके, तो अब हम उसको फॉलो कर लेते हैं, अगेंस्ट हंट्स प्रिंसिपल पेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है। जब 6 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, 3 पेयर बनेंगे, 1 पेयर, सेकेंड पेयर एंड थर्ड पेयर, 3 पेयर बन जाएंगे। ठीक है, कोबाल्ट +3 में। अब यहां से जो 2 ऑर्बिटल खाली होंगे आफ्टर पेयरिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये डी के 2 इलेक्ट्रॉन 4s और 4p के साथ मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे, टोटल 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे। तो ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहां से आए, ये जो 2 ऑर्बिटल्स खाली हुए पेयरिंग करने के बाद, ये D2, एक s और 3 p, D2sp3। ठीक है, और 4d का कोई रोल नहीं है। ठीक है, वो अनहाइब्रिडाइज था, अनहाइब्रिडाइज रहेगा, वो काम ही नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और इस D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मैं ये रेड इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर रहा हूँ। these red electrons are for one pair of electron is being donated by one ammonia. Okay, so one ammonia, second ammonia, third ammonia, fourth ammonia, fifth ammonia एंड सिक्स्थ अमोनिया, ये 6 अमोनिया अटैच हो गए, हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3। तो इस पर्टिकुलर केस में ज्योमेट्री हो जाएगी अगेन ऑक्टाहेड्रल। 1 6 है ना, तो 6 को मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करने का तरीका है 4 विद इन द प्लेन, 1 अबव 1 बिलो। तो ये जो कोबाल्ट +3 है, ये तो रहेगा सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, और ये जो लिगेंड है अमोनिया NH3, ये अमोनिया अपने लोन पे डोनेट करेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाएगी डायामैग्नेटिक। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग अबाउट द वीबीटी। अभी वीबीटी का पार्ट 1 कंप्लीट किया है, आप थोड़े बोर हो गए होंगे, इसलिए मैं सेशन को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स, कुछ और क्वेश्चंस और वीबीटी की लिमिटेशंस प्रैक्टिस करेंगे इन द पार्ट 2, राइट, बैलेंस बॉन्ड थियरी पार्ट